हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगल, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे टॉपिक हैं जिन पे लगता है कि बेहद आसान है, लेकिन आपने स्क्वायर में भी देखा होगा कुछ बेहद बेहतरीन क्वेश्चंस हमें स्क्वायर को देखने को मिले। इवन अगर आप उस वीडियो को पुराने वीडियो से कोरिलेट करोगे तब जाके वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन रहा है तब क्या होगा, अगर सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर बन रहा है तब क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन रहा है तब क्या होगा। तो वो सारे केसेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कोई भी वीडियो आप मिस कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये। अब रही बात इस वाले पार्ट की, तो भैया यहां पर आते हैं रेक्टेंगल। अगेन बहुत सिंपल बट अगेन बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री की ब्यूटी क्या है? ज्योमेट्री की ब्यूटी ये है कि एक सिंपल कंसेप्ट को दूसरे सिंपल कंसेप्ट के साथ मिलाकर एक तीसरा क्वेश्चन इजाद कर लिया जाता है। तो आपने रेक्टेंगल पढ़ा, इसको सिमिलैरिटी के साथ मिक्स किया जा सकता है, वहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हो सकता है ट्रायंगल की किसी प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया जाए और वहां से क्वेश्चन बना दिए जाएं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और उसी सीरीज में हमारा ये रेक्टेंगल का वीडियो छोटा वीडियो होगा, बट सारी बेहतरीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पर ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये सारी बात आपको पता होगी। ये जैसे क्या है, बीडी एक डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया वाले भागों में बांटता है। मतलब इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कुछ कॉमन डाउट भी आते हैं दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे देखो, अब अगर मैं दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो ये चार इक्वल एरिया वाले पार्टों में बढ़ जाता है। मान लो कि एरिया को मैं ऐसे डिनोट करूं कि ये A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका एरिया A4 है। तो रिलेशन होता है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4, यानी कि चारों भागों का आपस में क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर जो ये चारों एंगल होते हैं, आपको पता है, दिख भी रहे हैं कि ये चारों के चारों एंगल कितने होते हैं? ये सारे के सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। अब जो डाउट आता है, सबसे पहले डाउट वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ के आए हैं तो एक बड़ा कॉमन डाउट होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो, हमने स्क्वायर पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल ये है, तो ये डायगोनल ये एंगल बाइसेक्टर की तरीके से भी काम करता है। ये बात हमने पढ़ी थी, 45-45 में बांट देता है। अब यही परसेप्शन लेके बच्चा रेक्टेंगल में चला जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है और अगर इस रेक्टेंगल में ये एंगल ये ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया गया, तो कई बार इवन मैंने 50-60% टाइम ये देखा बच्चों को कि उनको एक कॉमन परसेप्शन विच इज अ रॉन्ग परसेप्शन, वो ये होता है कि यहां पर भी ये दोनों 45-45 होंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लॉजिकली भी सोचो कि अगर ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ बराबर ब्रेड्थ आ जाएगा। अगर दोनों एंगल बराबर हो गए तो लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 45 नहीं होता है, इसको मैं थीटा कह सकता हूं और इसको मैं कितना कह सकता हूं? 90 माइनस थीटा। मेक श्योर करिएगा कि कभी ये एकदम अगर दिमाग में गलत बैठा हुआ है तो हटा दीजिएगा कि रेक्टेंगल के डायगोनल 45 डिग्री पर मतलब जो है जो वर्टेक्स पे जो एंगल बना है वो 2 45 में बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये एंगल आपके डिपेंड करेगा कैसी मेजरमेंट है, नॉल है, तो हम इसको आइडेंटिफाई एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर सकते। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बेहद सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एकदम क्लियर है। एक और बड़ी काम की प्रॉपर्टी बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने इस लाइन को क्या कह दिया कि ये लाइन क्या है? BC। अब मैंने BC के पैरेलल एक लाइन इस वर्टेक्स पर खींची, तो अगर मैंने BC के पैरेलल एक लाइन इस वर्टेक्स पर खींची और अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने BC बेस पर 3-4 ट्राइंगल बना लिए। मान लो कि मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, इसी तरीके से मान लो कि मैंने ये ट्राइंगल बना लिया या और भी कोई ट्राइंगल बना लिया। तो ये जो तीनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मन में सवाल आएगा कि साहब ये रेक्टेंगल से मैं अचानक से ट्रायंगल में कहां से आ गया? अभी रिलेशन मैं बताऊंगा, बड़ा काम का रिलेशन है, कई बार हम मिस करते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर है
कि भैया अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का एरिया यहां पर निकालूं तो तीनों आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? देखो एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस तीनों के लिए क्या है? कॉमन है। अब बची हाइट की बात, तो देख लो अगर दो पैरेलल लाइन है तो चाहे आप हाइट यहां पर मेजर करो, चाहे आप हाइट यहां पर मेजर करो, और चाहे आप हाइट यहां पर मेजर करो, ये तीनों की तीनों हमेशा बराबर आएंगे। तो हाफ बी सी इंटू एच यही तीनों का क्षेत्रफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, एकदम सिंपल सी बात है। अब अगर ये एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है तो देखो दोस्त, अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और मैंने आपसे ये कहा कि भैया ये डायगोनल है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि इन दोनों पार्ट का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो, एकदम क्लियर है। डाउट कहां पर आता है वो जरा देखिएगा। अब मैंने क्या किया, या उसी फिगर में ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नेमिंग कर दिया, हियर इट इज ए बी सी एंड डी, इस पॉइंट को मैंने ई कह दिया। तो देख लो एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, बोलो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं डी बी सी की बात मैं कर रहा हूं, कौन सा मैं अलग से हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले मैंने इस वाले पार्ट को यहां पर हाईलाइट किया है, जो आपको यहां पे मैंने ब्लू कलर से यहां पे दिखा रहा हूं। अगर मैं इस पार्ट को देखूंगा, अगर मैं इस पार्ट को देखूंगा तो आपको समझ में आता है कि डीबीसी का एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो डीएसी है व्हाइट कलर से जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो डीईसी है, जो ये वाला ट्रायंगल बना, अब इसका एरिया पूरे रेक्टेंगल का क्या होगा? तो यहां पर कंफ्यूजन आता है कि जो भी होगा हम निकाल लेंगे, लेकिन इसका भी एरिया हाफ ही होगा। और इस पे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बने हैं कि ये जो ये पार्ट है इसका भी एरिया कितना होगा? पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। अब डाउट हो सकता है कि कैसे होगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर मैंने इसको L कह दिया, अगर मैंने इसकी लंबाई को L कह दिया, इसको B कह दिया, तो अगर मैं ट्रायंगल DBC का एरिया निकालूंगा तो ट्रायंगल DBC का एरिया 1/2 LB आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ट्रायंगल DEC का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस कितना है L, और देखो अगर मैं E से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल भी दूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? ये B के ही बराबर आएगा। तो कितना आ जाएगा? हाफ LB आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? यानी कि एक रेक्टेंगल में मैं कैसे भी ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर दूं, एक बेस है और ऊपर वाली साइड को दूसरा टच कर रहा है, सेम बेस पर बना रहे हैं, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में ही बांटता है। मतलब अगर मैंने यहां पर ये भी एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया तो ये वाला ट्रायंगल भी, इसका मान लो मैंने F नाम रख दिया, तो DFC भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में ही बांटेगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब बढ़ता हूं मैं जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में और देखता हूं क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस पे भी कई बारी क्वेश्चन आए हुए हैं, सो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का नेमिंग मैंने कुछ ऐसे कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस रेक्टेंगल में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो कि मैंने इस पॉइंट को क्या कहा? P, और मैंने यहां से PA को मिला दिया, यहां से DP को मिला दिया, यहां से PB को मिला दिया और यहां से PC को मिला दिया। अगर मैं यहां पर एक काम करूं, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको क्या कह दिया? M कह दिया, N कह दिया। अब मैंने इस पार्ट को X मान लिया तो ये पार्ट भी कितना आ जाएगा? X आ जाएगा। इस पार्ट को मैंने Y मान लिया तो ये पार्ट भी कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं यहां पर, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं विच इज PMA, और PMA में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये जरा मुझे PM स्क्वायर की वैल्यू बताओ, PM स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में AM का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आ जाएगा? AP स्क्वायर और माइनस में X स्क्वायर।
ये बराबर किसके होगा? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अगेन मैं कहूं कि पी एम स्क्वायर निकालो तो यहां पर भी आपका पाइथागोरस लग जाएगी। तो कितना बन जाएगा? दिस इज बीपी स्क्वायर, ये बराबर बन जाएगा बीपी स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बोलो यस और नो। एकदम सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। अब जरा देखिएगा, अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि अब जरा दोस्त इस वाले भुजा का यानी कि पी एन स्क्वायर निकालो। तो पी एन स्क्वायर, पहले पी एम स्क्वायर निकाला, अब मैंने पी एन स्क्वायर निकाला। ये किसके बराबर आ जाएगा? सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू आप देख लो, ये आ जाएगी डीपी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, बोलो यस और नो। तो ये बन जाएगा डीपी स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होगा, अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल में अगेन पाइथागोरस लगाइए तो ये कितना आ जाएगा? पी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो पी सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं पी एन स्क्वायर निकाल रहा हूं तो कितना बन जाएगा? पी सी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर पाइथागोरस से, तो ये बन जाएगा पी सी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक काम करता हूं, दो इक्वेशन है, पहले वाले में से मैं दूसरा वाला घटा दे रहा हूं, ये नहीं घटाना तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब मैंने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन से दूसरा वाला इक्वेशन घटा दिया। देखो क्या बनेगा, अगर मैं घटा दूं तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बन जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस में डी पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बराबर बन जाएगा बी पी स्क्वायर माइनस में पी सी स्क्वायर, बोलो यस और नो। यही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन जाएगा? ए पी स्क्वायर, आपका ए पी स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा? पी सी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस में डी पी स्क्वायर। अब जरा एक बार देख लो, यही बात प्रूफ करनी थी। ए पी स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर, ये बराबर है बीपी स्क्वायर और प्लस में डीपी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत काम का रिलेशन है, बहुत बारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको अलग से इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, या मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा। तो ये भी एक बहुत काम का रिलेशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बारी आए हुए हैं। आई होप यहां तक किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होगा आपको ये बात, ठीक है। कुछ बेसिक बात है जिसके बारे में मैंने बात ही नहीं की, लेकिन अब चलो खैर, ये मुझे उम्मीद थी कि पता होगा, बट स्टिल मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं तो आई नीड टू टेल एवरीथिंग। तो अगर इसकी लेंथ है एल और इसकी ब्रेड्थ है बी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा एल बी। अगर मुझे यहाँ पर डी बी निकालना है यानी कि डायगोनल निकालना है, तो किससे निकालूंगा मैं? डायगोनल निकालूंगा मैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस का मतलब अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। दूसरा, इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होंगे, कंडीशन नंबर 1, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये बराबर होगा, ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। आई होप यहां तक किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा आपको, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी भी हुई है, तो ऐसी कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, लेकिन अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको लिए ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए। अब देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 2021 का प्रश्न है। कहते हैं साहब, एक आयत की दो असमान भुजाएं यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ मैं मान सकता हूं का रेशियो 3:4 है और परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं कि साहब डायगोनल की लेंथ बताओ। अब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो 3, 4, 5 होते हैं ट्रिपलेट, तो डायगोनल तो 5 आएगा, आंसर 5 का मल्टीपल होगा, हालांकि सारे ही हैं, तो ठीक है। अब मुझे पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो यानी कि 2 और एल प्लस बी का मतलब मैं जानबूझ के अभी बहुत बेसिक से कर रहा हूं, नहीं तो ये सब करने की जरूरत है नहीं। 7x, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 42 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी।
x की वैल्यू 3 का मतलब अगर एक भुजा 3x है तो वो कितनी आ जाएगी 9, और दूसरी भुजा 4x है तो वो कितनी आ जाएगी 12। अब देख लो, अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये 9 है, ये 12 है, और आपको ये डायगोनल निकालना है l² + b², तो ये कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, 144 + 81 विच इज 225। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होगा, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ईच एंड एवरीथिंग। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 28 के कोई मतलब नहीं है, वो तो एक कंबाइंड पीपीटी होती है टॉपिक्स की, इस वजह से ऐसे नंबर है। एक आयत की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। देख लो, ये रहा मेरे पास एक रेक्टेंगल, कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी है 8 और विकर्ण कितना है 17। अब आपसे कह रहे हैं कि साहब इसका एरिया बताना है। देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने पढ़ रखा है, इसका मतलब अपने को ब्रेड्थ चाहिए। ये 17 है, ये 8 है, ये कितना आ जाएगा 15, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 225 + 64 289 होता है, जो 17 का स्क्वायर है। तो ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, मैं पहले भी इस बात को कई बारी कह चुका हूं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15। अब कह रहे हैं कि साहब इसका एरिया बता दो, तो एरिया कितना आ जाएगा 8 × 15 विच इज 120। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेहद आसान सा प्रश्न था, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 29। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण और लंबाई निकाल लोगे। देखो अगर विकर्ण 53 है, लंबाई 45 है, अगेन आपको ब्रेड्थ निकालनी है। अब आप देख लो कि कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है, वैसे 28 होता है, 45 28 53 होता है, उसके बेस पे आप लोग निकाल लीजिएगा, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। लंबी भुजा वाले विकर्ण के भागों पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का छोटी भुजा वाले विकर्ण के भागों पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। और सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इज गुड, तो समझ लेते हैं। देख लो, एक आयत है, तो मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल का फॉर्मुलेशन कर लिया, एक रेक्टेंगल का फॉर्मुलेशन कर लिया, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो दिस इज 4:3। अब ये कह रहे हैं लंबी भुजा वाले विकर्णों के भागों से बने त्रिभुज। मान लो कि ये रही मेरे पास, मैंने ऐसे विकर्ण बना लिए हैं। अब देखो, लंबी भुजा का मतलब लेंथ, और विकर्णों के भागों से बने त्रिभुज, यानी कि मैं इस त्रिभुज की बात कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, ऐसे हटा दूं, तो इस त्रिभुज, ये लंबी भुजा के विकर्ण से भागो, तो लंबी भुजा ये है, विकर्ण के साथ ये वाला आपका क्या बना रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रहा है। और क्या कह रहा है, का क्षेत्रफल छोटी भुजा वाले विकर्ण के भागों से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब जरा दूसरा केस भी आपको समझा दे रहा हूं, ताकि लैंग्वेज आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब यहां पर आ जाइए और देख लो, ये रही छोटी भुजा। अब यहां से विकर्ण के भागों का मतलब, मान लो कि मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब आप बताओ इन दोनों का एरिया में क्या रिलेशन होगा, दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? एकदम सिंपल सी बात है भैया, अगर मेरे पास रेक्टेंगल है तो लेंथ, यहां पर जो त्रिभुज बना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ चाहे मैं पहले केस में ले लूं या दूसरे केस में, दोनों में सेम ही रहने वाली है। और अगर दोनों में सेम ही रहने वाली तो हाफ एल बी कुल मिला के बराबर ही आएगा, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आ जाएगा 1:1। कोई डाउट नहीं होगा, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 25 है, आयत का परिमाप बताओ। आप निकालोगे, बेसिक कैलकुलेशन है। ये वाली प्रॉपर्टी देखो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, प्रूव ही कर दिया है पूरा। तो आगे अब बढ़ता हूं मैं क्वेश्चंस पे, देखता हूं। जगह आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जो कि मुझे दिख रहा है। DP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। PB बराबर 2 सेंटीमीटर, PC परपेंडिकुलर टू DB, तब AP की लंबाई बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही सेशन की एक बात कही थी कि एक बात समझना कि ज्योमेट्री में एक टॉपिक को इंडिपेंडेंट होके पढ़ना पहली बात तो असंभव है, और दूसरा ब्यूटी यही है और यहीं पर बच्चों को परेशानी होती है, वो ये कि आपको इंटर रिलेशन ऑफ टॉपिक्स, इंटर रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं रेक्टेंगल पढ़ रहा हूं,
लेकिन सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। प्रथम दृष्टया आपको लग सकता है लेकिन सॉल्व नहीं होगा। अब जरा देखो, अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर P एक कोई पॉइंट है तो मुझे एक बात पता है यहां से, वो ये कि साहब AP स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा PC स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा कितना DP स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा PB स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं, ये बात को तो मैंने प्रूफ ही किया था, इसमें कोई समस्या नहीं है। AP स्क्वायर पता नहीं, PC स्क्वायर पता नहीं। अब DP स्क्वायर आप देखोगे तो ये 64 आ जाएगा और PB स्क्वायर देखोगे तो ये 4 आ जाएगा। कुल मिला के AP स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर ये बराबर इतना आ गया। यहां तक तो बात सेटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर मुझे AP फाइंड आउट करना है, कैसे भी अगर मुझे PC का मान पता चल जाए, कैसे भी मुझे अगर PC का मान पता चल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा। अब देखो PC मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है जो अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। आपके पास एक फिगर है, फिर मैं उसको जैसा बना हुआ है पहले मैं वैसे ही बना रहा हूं। ऐसी एक कंडीशन है, यहां पर D लिखा हुआ है, यहां पर C लिखा हुआ है, यहां पर B लिखा हुआ है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, ये आपके पास P है, ये पार्ट 8 है, ये पार्ट 2 है। अब अगर और एक और चीज जो यहां पे बनी नहीं है, मैं इसको बना दे रहा हूं कि ये 90 डिग्री है, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक प्रॉपर्टी दिख रही है कि जिस पॉइंट पर राइट एंगल है वहां से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अभी दिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपने इस फॉर्म में पढ़ रखा होगा, तो अब आप ऐसे देख लो। ये पार्ट क्या है आपके पास C है, ये पार्ट क्या है D है, ये पार्ट आपके पास B है, C से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये किसी पॉइंट P पर कट करता है, और उसके बाद DP बराबर 8 है, PB बराबर 2 है। ये बात हो गई है। अब अगर आपको याद हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पढ़ा है मैंने खुद, ये प्रॉपर्टी 100 गोल्डन कंसेप्ट वाली सीरीज में ही जहां पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को कवर किया होगा, वहां पर इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कवर किया होगा। तो अगर आप देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, सारा गेम है PC का, तो जो PC स्क्वायर होगा, PC स्क्वायर होगा वो हो जाएगा DP इंटू में PB के, ये हो जाएगा। याद दिला रहा हूं कैसे आया था, बाकी आप वो पुराना राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो देखो जाके, सारी चीजें प्रूफ की हुई हैं, इसलिए अभी मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं। हमने जब सिमिलैरिटी लगा के प्रूफ किया तो हमने प्रूफ किया था कि DC स्क्वायर बराबर DP इंटू में DB, इसी तरीके से BC स्क्वायर बराबर BP इंटू में BD, ये पढ़ा। अब जब मैं यहां से क्या करूंगा, एक और चीज कि अब मैं क्या करूंगा, जब रिलेशंस को डिवाइड करूंगा तो एक तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये रिलेशन आएगा। दूसरा, जब मैं इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी लूंगा, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों की सिमिलैरिटी लूंगा, तो वहां से ये बात प्रूफ हो जाए, क्योंकि देखो PC दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है, तो वो PC स्क्वायर मुझे मिल जाएगा और रिलेशन बनेगा DP इंटू में PB। इस वाले ट्रायंगल DPC और ट्रायंगल BPC, अगर इन दोनों की सिमिलैरिटी लोगे तो ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं PC स्क्वायर देखूं तो DP बराबर 8 है, PB बराबर 2 है, तो 16 आ गया। PC बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। PC बराबर अगर 4 है, ये भुजा आपके पास 4 आ गई है, ये भुजा आपके पास 4 आ गई है, और मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा, अपने को क्या फाइंड आउट करना था, अपने को AP निकालना है। तो यहां से मैं AP स्क्वायर बराबर किसके कह सकता हूं, ये बराबर आ जाएगा 68 और माइनस में PC स्क्वायर। देखो PC आपने कैलकुलेट किया है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 68 माइनस में 16, विच इज अंडर रूट के अंदर, अगर मैं AP की वैल्यू यहां से ले लूं तो अंडर रूट के अंदर 52 आ जाएगा। रूट 52 आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर B मुझे दिख रहा है, क्योंकि 13 गुणे 4 होता है 52, तो 2 अंडर रूट 13, ये वैल्यू यहां से किसकी आ जाएगी, AP की आ जाएगी। बोलो यस और नो, इसको भी अंडर रूट लगा दो, ठीक है। तो यहां पर चूंकि मैंने स्क्वायर वहां से हटा दिया इसलिए अंडर रूट लगाया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 13, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन रेक्टेंगल का है, प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की लग रही है, एकदम बात ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में जो ये फिगर बना हुआ है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है मुझे दिख रहा है, AE बराबर 2EF, AE आपसे क्या रिलेशन कह रहा है, AE इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल टू है थ्राइस ऑफ FB, थ्राइस ऑफ FB। मैंने अभी रेशियो आप लोगों को पढ़ा रखा है, सुबह 11 बजे से रेशियो पढ़ा रहा हूं, आप आके देख सकते हो, बहुत काम के बहुत शानदार वीडियोस आ रहे हैं। तो अगर आप देख लो यहाँ पर 1 2 3 का एलसीएम लोगे 6, तो ये बन जाएगा 6:3:2, मतलब AE बराबर 6 आ जाएगा, EF बराबर 3 आ जाएगा और FB बराबर 2 आ जाएगा। ये 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब ये कह रहे हैं जब आयत और त्रिभुज CEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयत ABCD का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है, और यहां पर त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज CEF। त्रिभुज CEF कौन सा है भाई, त्रिभुज CEF को जरा देख ले रहे हैं, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इन दोनों का एरिया मुझे निकालना है। यहां तो कोई डाउट है, बोलो, एकदम क्लियर है। अब जरा मैं आता हूं क्वेश्चन पे। मुझे देखो LB नहीं, मुझे L नहीं पता, सारा गेम, सॉरी L तो पता है लेकिन मुझे ये पार्ट नहीं पता। एक काम करता हूँ, x लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, मैं इसको 6 3 2 ही लिखता हूँ और उधर एक वेरिएबल ले लूंगा। दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 2, और मैंने इसको कितना मान लिया, ये कितना है, x है, मैंने अपने मन से मान लिया। तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 6 3 9 2 11, तो 11 इंटू में x, ये आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। बोलो यस और नो। लेंथ आ गई 11 और ब्रेड्थ आ गई x, तो कितना हो जाएगा 11x, कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा, जो ये ट्रायंगल आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, तो देख लो दोस्त, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये बेस में कितना है, 3 है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। कैसे निकालते हैं ऑब्ट्यूज का, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये पार्ट निकाल लेते हैं। इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो यहीं पर आएगा, विच इज नथिंग बट x। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू में 3 इंटू में x, ये आ जाएगा इसका एरिया। तो त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में 3 इंटू में x, ये आ जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3x रेशियो 22x, यहां से 3:22, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा दैट इज 3:22। देख लो पहले, नहीं, यहां पर पहले आयत दे रखा है और फिर त्रिभुज दे रखा है। तो आयत आपका कितना आ जाएगा, मैंने बस रिवर्स पढ़ा था, तो आयत कितना हो जाएगा 22 और त्रिभुज हो जाएगा 3। तो 22:3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, सिंपल सा बट एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो मिस नहीं करते हैं, जरा देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन तुरंत मैं बता रहा हूं। आपसे एक क्वेश्चन कहा गया कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो मैंने इस तरीके से ये एक आयत बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD, ABC एंड यहां पर इस पॉइंट को D कहा, ठीक है। इसका डायगोनल क्या ड्रॉ किया गया, इसका डायगोनल AC ड्रॉ किया गया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका डायगोनल AC ड्रॉ किया गया। अब आपसे कहा गया कि AC पर भी एक रेक्टेंगल बनाया गया, वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बना कि वो D को टच करते हुए जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया। जस्ट अ मिनट, बेटर फिगर बनाते हैं हम थोड़ा सा, इसको कुछ ऐसे लेके आए, यहाँ से मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया। ये भी एक रेक्टेंगल आपके पास बना दिया गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, पक्का। ये भी एक रेक्टेंगल आपको बना दिया गया और इसका नाम मान लो कि मैंने D कह दिया, सॉरी D तो आपके पास लिखा हुआ है, मान लो कि मैंने M कह दिया और N कह दिया, ठीक है। इसकी ये भुजा कितनी है, 12 है, और ये भुजा कितनी है, 9 है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा गया त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्त देखना, सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं है इसमें क्योंकि रेक्टेंगल है।
ये एंगल कितना है, मैंने मान लिया कि ये थीटा डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, पक्का। अब देखना जरा, अगर ये AMNC भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, और अगर ये रेक्टेंगल है तो चारों कोणे इसके 90-90 के ही होने चाहिए। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बोलो यस और नो, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये रेक्टेंगल है तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो यस और नो, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, पक्का। अब देखो, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन देखूं तो ये जो पूरा एंगल यहां पे बनेगा, ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। बोलो यस और नो। इस 180 में ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, मतलब दोनों का सम कितना बन गया, 180। 90 माइनस थीटा और प्लस में 90 हो गया, तो ये तो 180 आ गया। 180 माइनस थीटा अभी तक का सम बना हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा, क्योंकि प्लस थीटा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, कोई डाउट नहीं है। रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको दूसरे वाले रेक्टेंगल में सिर्फ एक भुजा पता है, लेकिन आपको उसका एरिया निकालना है। एक भुजा भी नहीं पता दूसरे रेक्टेंगल में, एग्जैक्टली आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो वो निकल आएगी, लेकिन आपको तो त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल निकालना, हाफ बेस इनटू हाइट। कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। अब मैंने कहा दोस्त, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक लो। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AMD, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया, तो दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, AMD मैंने लिया है ना, तो ये मैंने ले लिया DNC, ट्रायंगल DNC। दोनों को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली यहां पर विजिबल हो। अब देख लो ये क्या आ जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। और दूसरा अगर मैं कहूं यहां पर, तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से, ये ब्लू कलर से आपको दिखा दे रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने यहां पर लिया, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं जरा देखो ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखो इसमें 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, यही तीन एंगल है। यहां पर देखो 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, यही तीन एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कोई डाउट नहीं होगा। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो मैंने आपको सिमिलैरिटी साइन रूल सब कुछ पढ़ा रखा है, लगाते हैं। तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स का रेशियो लिखना स्टार्ट किया। मैं जानबूझ के ऐसा लिखना बताता हूं ताकि अगर आपका थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो आप बार बार वीडियोस में देखोगे तो आपके कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएंगे। तो आप देख लो, अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाली साइड कितनी है, यहां पर 90 के सामने वाली की साइड है AD। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं यहां पर AD अपॉन में, यहां पर 90 के सामने वाली साइड कितनी है, DC। तो ये आ जाएगा आपके पास DC, यही आ जाएगा। बस मुझे एक ही भुजा का अनुपात चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, क्योंकि यही दो मुझे पता है। यहां पर 90 के सामने की साइड कितनी है, 9 है। AD कितनी हो गई, 9 हो गई। और जो DC अगर ये 12 है तो ये भी कितनी आ जाएगी, 12। रेक्टेंगल की भुजा आप आमने सामने की बराबर होती हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 12। यानी कि रेशियो कितना आ गया, 3:4, ये आ गया। अब अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं भैया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC, और ये बराबर किसके होगा, तो AMD का मतलब ये वाली भुजा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर। ये वैल्यू बन जाएगी 9:16। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9:16। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। तो ये आंसर कितना आ गया, मतलब ये रेशियो कितना आ गया, 9:16। मतलब इसका क्षेत्रफल अगर 9 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 16। मुझे क्या पूछा गया, AMD का क्षेत्रफल यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी आज बताई थी कि अगर ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ऐसे भी मैंने अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो ये पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बात मैंने बताई थी, प्रूव भी किया था।
अब इस बात को आपको प्रॉपर दिखाने के लिए मैं फिगर से एक पार्ट कट कर रहा हूं। कैसे? अब देखो, जैसा मेरा फिगर बना हुआ है मैं वैसे ही लेके आता हूं। आपके फिगर में एक इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, इस जगह ए लिखा हुआ है, इस जगह सी लिखा हुआ है, इस जगह एन लिखा हुआ है, इस जगह एम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने बताया कि अगर रेक्टेंगल है और ट्रायंगल ऐसे फॉर्म करोगे तो फिर आपका ये हाफ ही होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का नाम डी है। ये जो ट्रायंगल एडीसी है ये पूरे एरिया का कितना होगा, हाफ होगा। बोलो यस और नो। ट्रायंगल एडीसी पूरे एरिया का कितना होगा, हाफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देख लो, अगर मैं एडीसी को देखूं, एडीसी क्या है, अलग से आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि पहला वाला फिगर देख लो। अगर आप देखोगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट 9 है, ये पॉइंट 12 है और ये एडीसी ऐसे बन रहा है। अगर मुझे एडीसी का एरिया बताना है तो एडीसी का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ हो जाएगा। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 12 गुणे 9 108/2 यानी कितना बन जाएगा, 54 आ जाएगा। इस पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और अगर ये 54 है तो जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये भी क्या हो जाएंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया के हाफ ही होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, दोनों का सम। मतलब इन दोनों का भी एरिया मिलाकर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। बोलो यस और नो। पूरे रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है अपने पास कितना, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 108 है, ये 54 है, तो बाकी बचे दोनों कितने आ जाएंगे, 54 आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया कि ए एम डी का एरिया कितना है, ए एम डी है 9 यूनिट और डी एन सी कितना है, 16 यूनिट। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 16 9 25 यूनिट आ जाएगा। तो दिस 25 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल, तो ये आ जाएगी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 54/25। कितना आ जाएगा, 54/25। अब आपसे पूछ रहा है ए एम डी का एरिया विच इज 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 54/25 इंटू में 9। 9 इंटू 4 36 का 6 कैरी ऑन 3, 9 पचे 45, 3 48, 9 चौको 36 का 6 कैरी ऑन 3, 9 पचे 45, 3 48, 486/25 कितना आ जाएगा, 25 बन जाए 25 बचेगा 23 यानी कि 236। 25 गुणे 9 225 बचेगा 11, पॉइंट लगा के 0। 25 गुणे 400 बचेगा 10, 25 गुणे 400, 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अगर आपसे पूछा होता डीएनसी का एरिया तो आप यहां पर 54/25 इंटू 16 कर रहे होते। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल पे बनता है। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा आपको इस क्वेश्चन में। बेहद शानदार क्वेश्चन है। देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी कुछ मैंने नेमिंग कर दी, लेट्स से ए, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है सी और ये पार्ट क्या है डी। यहां पर एक ट्रायंगल का फॉर्मुलेशन किया गया है। ट्रायंगल कैसा, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको उठाकर ऐसे मिला दिया और इसको उठाकर ऐसे मिला दिया, ठीक है। एक ट्रायंगल का फॉर्मुलेशन किया गया। आपसे कहा गया कि साहब ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर आपके पास कितना है 22, ठीक है। यहां पर आपसे क्या कहा गया, ये पार्ट मान लो कि इसका नाम मैंने एम रख दिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, एन रख दिया। ए एम बराबर आपसे कितना कहा गया, तो ये पार्ट आपसे 2 कहा गया, ये पार्ट 6 कहा गया और डी एन बराबर यहां पर ये 16 कह दिया गया। डी एन बराबर कितना कह दिया गया, 16। और देखो क्वेश्चन कितना प्यारा पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर मैं बी एम का मिड पॉइंट ले लूं और एम एन का मिड पॉइंट ले लूं, दोनों को उठा के मिला दूं, तो ये जो येलो कलर की लाइन बन रही है, मान लो कि मैंने इसको कह दिया ओपी, इस ओपी की लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन एकदम क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एबीसीडी आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी एडी पर एक पॉइंट एम है और सीडी पर एक पॉइंट एन है। अब एक मैंने ट्रायंगल ए एम एन का बी एम एन का फॉर्मेशन किया, यहां तक बात क्लियर है। कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं।
जैसे कि ये मुझे ए बी यानी कि लेंथ 22 दे रखी है, यहाँ पर ए एम बराबर 2, एम डी बराबर 6, डी एन बराबर 16। अब आपसे कह रहा है कि अगर त्रिभुज बी एम एन में बी एम का मिड पॉइंट और एम एन के मिड पॉइंट को मिला दिया गया, एक रेखा ओपी बन रही है, आपको ओपी की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैसे करोगे जरा समझो। अब लॉजिक देखो दोस्त, अगर ये 22 है, ये 16 है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पार्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 8। इसका मतलब ये पार्ट भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। अब आपको ये 6 दिख रही है, ये 8 दिख रही है, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो अगर मैं कहूं कि बी एन कितना होगा, तो बी एन कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में जब लेंगे तो 6 8 10 आपका ट्रिपलेट होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और इसमें मैं इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दे रहा हूं, तो ये तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। मतलब यहां पर अगर मैं इसका नाम डी और ई लिख दूं, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन, अगर मैंने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो डीई बीसी के पैरेलल होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है यहाँ पर कि भैया ये इसकी आधी होगी, यानी डीई बराबर बीसी बटे 2 होगी। तो अगर मैंने यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट मिला दिया है, इसका मतलब बी एन और ओपी आपस में पैरेलल होंगी, पॉइंट नंबर 1, और ये इसकी आधी होगी। आधी का मतलब 10 बटे 2, ये 5 आ जाएगी, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखो, एक कंसेप्ट पार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलेंगे। होमवर्क कहाँ मिलेंगे, क्विज सेक्शन में मिलेंगे। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि सबसे पहले जाओ, जो आपको क्विज मिलेंगी वहां से क्विज सेक्शन में से जाकर कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, गो एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस आल्सो। और उसके बाद जो डाउट आता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए, बढ़िया कंसेप्ट समझने के लिए आप गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई बढ़िया, आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में मोस्ट प्रॉब्ली हम एक ही वीडियो में अपने हम पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।